कांग्रेस पार्टी ने और महाविकास आघाड़ी के नेतृत्व ने उनके संकल्प पत्र में कई सारे चीज उन्होंने प्रॉमिस किए हैं, उल्लेख किए हैं और लगभग इसी मैनिफेस्टो को, इसी प्रॉमिस को 2 साल पहले जेरॉक्स कॉपी करके कर्नाटका के मतदाताओं के सामने भी कांग्रेस पार्टी आई थी। कर्नाटका के उनके संकल्प पत्र और महाराष्ट्र के संकल्प पत्र में शायद कॉमा फुल स्टॉप का भी चेंजेस नहीं है। कर्नाटका में उन्होंने जितना पैसा देने का फ्री में बात किए थे, शायद उससे ज्यादा प्रॉमिस यहां महाराष्ट्र में उन लोगों ने किए हैं। पर कर्नाटका में पिछले 2 साल में कांग्रेस पार्टी ने संकल्प पत्र में जो भी कहे थे उसमें एक प्रॉमिस भी, एक संकल्प भी अभी तक फुलफिल नहीं हुआ है। यह सच्चाई है। और कांग्रेस पार्टी के ये इररेस्पॉन्सिबल इकोनॉमिक मॉडल ने पूरे कर्नाटक को बैंक्रप्सी और एक प्रकार से इकोनॉमिक chaos में वो डुबा रहा है। 2 years ago, when the BJP government presented its last budget, we presented a surplus revenue budget. लगभग 20,000 करोड़ रुपए का सरप्लस बजट हमने अपने लास्ट बजट में हमने पेश किए थे। बट पिछले 2 साल के अंदर अंदर कांग्रेस सरकार ने कर्नाटका को इस प्रकार के मिस गवर्नेंस के साथ, इकोनॉमिक इरेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ और फिस्कल इनडिसिप्लिन के साथ चलाए हैं, that in the last budget that the Congress government presented, Karnataka is now reduced to a revenue deficit state. सिर्फ 2 साल के अंदर from a 22,000 crore surplus budget, we are now a 12,000 crore revenue deficit budget. मैं महाराष्ट्र के आम नागरिकों का और विशेष रूप में महाराष्ट्र के युवाओं का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं इस विषय पे। और कांग्रेस सरकार ने महिला को हर महीने 2,000 रुपए अकाउंट में देने की बात किए थे, गृह लक्ष्मी योजना के नाम पे। पिछले 2 साल में हर जिला में महिला डीसी ऑफिस के सामने, विधायकों के और मंत्रियों के घर के सामने प्रदर्शन में, अनशन में बैठे हैं, ये 2,000 रुपए के मांग के साथ। किसी को नहीं मिला है। और पिछले 2 साल में क्योंकि सब पैसा सरकार के इस गारंटी को फुलफिल करने में जा रहा है, विकास के लिए कुछ पैसा नहीं बचा है। और यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, स्वयं कर्नाटका के डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी किए हैं कि बेंगलोर जैसे महानगर के रास्ते के पॉटहोल्स फिलअप करने के लिए भी सरकार के पास पैसा नहीं है। और शायद 1-2 हफ्ते पहले बेंगलोर में स्वयं मल्लिकार्जुन खड़गे जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अगल में सिद्धरामैया जी बैठे थे, दूसरे ओर डीसीएम साहब बैठे थे, और खड़गे साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वयं उन्होंने बोला कि बेंगलोर में सरकार के पास पॉटहोल्स फिलअप करने के लिए भी पैसा नहीं है। युवा जो बेरोजगार है उनको कांग्रेस पार्टी ने युवा निधि नाम का एक स्टाइपेंड देने का बात किए थे। और पिछले 2 साल में शायद पूरे कर्नाटका में 100 युवा भी नहीं आपको मिलेंगे जिसको ये युवा निधि का स्टाइपेंड मिला है। ये इसका रियलिटी है। और क्योंकि सरकार के पास पैसा नहीं है, रेवेन्यू सरप्लस से रेवेन्यू डेफिसिट की ओर सरकार की बजट चला है, विकास के लिए भी पैसा नहीं है, सरकार रेवेन्यू जनरेशन के लिए हर चीज पे टैक्स बढ़ा रही है। कर्नाटका में पिछले 2 साल में
पेट्रोल डीजल पे टैक्स बढ़ा है, लिक्कर पे टैक्स बढ़ गया है, व्हीकल रजिस्ट्रेशन का टैक्स बढ़ गया है, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन और स्टैंप ड्यूटी का टैक्स बढ़ गया है, और कर्नाटका मिल्क फेडरेशन के दूध के पैकेट के ऊपर भी उसका प्राइस राइज हो चुका है। इससे आम जनता के जीवन में इस प्राइस राइज के वजह से बहुत बड़ा बोझ आम जनता उठा रहे हैं। सो दिस fiscal indiscipline, economic irresponsibility that the Congress party has perpetrated in Karnataka has left the state in the brink of bankruptcy. This is the harsh reality of the Congress economic model. मैं महाराष्ट्र की जनता को और विशेष रूप में यहां के युवाओं को मैं वार्न करना चाहता हूं, अवेकन करना चाहता हूं, जागरूक करना चाहता हूं कि अगर आप इनके गारंटी को, इनके संकल्प पत्र में लिखे झूठ को आप प्लेटफॉर्म देंगे, तो जिस प्रकार से कर्नाटका में हम ये चैलेंजेस को सामना कर रहे हैं, झेल रहे हैं, महाराष्ट्र का स्थिति भी ऐसा ही होगा। और कर्नाटक में इस सरकार एक और इकोनॉमी को इस प्रकार से बर्बाद कर दिया है, और दूसरी ओर क्योंकि उनके गवर्नेंस के साथ या गवर्नेंस के अचीवमेंट्स के साथ वो जनता के आशीर्वाद नहीं ले पा रहे हैं, वो समाज को धर्म के आधार पर बांटने का काम में फुल टाइम निरत है। साथियों, आप कर्नाटका के पिछले 2-3 हफ्ते का न्यूज आप सब फॉलो कर रहे हैं। किसान के हजारों एकड़ जमीन सरकार के सपोर्ट के साथ वक्फ बोर्ड के नाम पे रजिस्टर हो रहा है। कर्नाटका के सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट में, बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में 15,000 एकड़ किसानों के जमीन पर वक्फ बोर्ड ने क्लेम कर चुका है, और कर्नाटका के लगभग 15 डिस्ट्रिक्ट्स में वहां के माइनॉरिटी और वक्फ मिनिस्टर मुख्यमंत्री के निर्देश के आधार पर वक्फ अदालत चला रहे हैं, जहां बिना नोटिस देके, बिना ही सुनवाई करके हजारों एकड़ किसानों के जमीन, मंदिरों के जमीन, चर्च के जमीन वक्फ बोर्ड के नाम पे रातों रात रजिस्टर हो रहा है। और कर्नाटका में ये इश्यू इतना बड़ा हो गया कि 4-5 जिलों में हजारों किसान अनशन में बैठ गए, और स्वयं मुख्यमंत्री ने स्पेशल एक मीटिंग बुलाकर ये सभी वक्फ बोर्ड के नोटिस को वापस ले ली, और रेवेन्यू मिनिस्टर को और अपने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को यह निर्देश भी दिया कि जितना भी चेंजेस म्यूटेशन रजिस्टर पे हो चुका है उस मतलब सरकार ने अपनी गलती को माना, पर उन्होंने इसलिए माना कि कर्नाटका में भी 3 जगह पे बाय इलेक्शंस हो रहा है। साथियों, वक्फ एक्ट में 1995 में और 2013 में कांग्रेस पार्टी ने जब केंद्र में सरकार में थी, तब ये वक्फ एक्ट में वक्फ बोर्ड को ऐसे ऐसे पावर्स दे दिया कि देश के किसी जमीन के ऊपर भी वो अपना क्लेम कर सकते हैं और कब्जा कर सकते हैं, और स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क के मध्य वो कर सकते हैं। और कर्नाटका में तो पिछले 3 महीने में रोज हम वक्फ बोर्ड के ये एनक्रोचमेंट को हम सामना कर रहे हैं, और 2-3 दिन पहले तो वक्फ बोर्ड ने कर्नाटका के विधानसौधा के ऊपर भी
अपना क्लेम दर्ज कर चुका है। बेंगलोर के कमर्शियल स्ट्रीट, बेंगलोर के ताज होटल, कमर्शियल स्ट्रीट, सबके ऊपर उनका क्लेम कर चुका है। क्या चल रहा है? दिस शेमलेस वोट बैंक पॉलिटिक्स has very serious repercussions on the social fabric of the society. And because they have no achievements on the governance side, because they have nearly pushed the city and the state to bankruptcy, they are now resorting to these kind of gimmicks that cost the society's social fabric so dearly. और अब सब जानते हैं, कल कर्नाटक के मुख्यमंत्री जी ने सरकार के टेंडर्स में भी 4% रिजर्वेशन मुसलमानों को धर्म के आधार पर देने की बात की है। शायद देश में एक सरकार भी नहीं है, एक जगह भी नहीं है जहां सिविल कॉन्ट्रैक्ट और सरकार की टेंडर वर्क एक्सपीरियंस के आधार पर नहीं, काम करने का क्षमता के आधार पर नहीं, प्रायर वर्क डन एक्सपीरियंस के आधार पर नहीं, टेक्निकल एक्सपर्टीज और फाइनेंशियल एक्सपर्टीज के बिना नहीं, पर सिर्फ जाति या धर्म के आधार पर देने का काम देश में कहीं नहीं हो रहा है। कर्नाटका में एक नया पद्धति शुरू कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के 20 से अधिक विधायक ने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखे है कि ये धर्म के आधार पर सिविल टेंडर्स में आप रिजर्वेशन दे दीजिए। The Constitution of India does not permit any reservation on the basis of religion. The founding fathers of the Constitution, the framers of this Constitution, had the vision and the sensibility to make sure that the country would not be divided, the society would not be divided on the basis of religion. पर कांग्रेस पार्टी कहां ले जा रहे हैं? एक और वक्फ बोर्ड को हर प्रकार के कब्जा करने के लिए सपोर्ट देकर लैंड जिहाद को कांग्रेस पार्टी ने सपोर्ट कर रहा है, और दूसरी ओर सरकार के टेंडर्स में भी, सिविल कॉन्ट्रैक्ट्स में भी रिलीजन बेस्ड रिजर्वेशन लागू करने का एक नया अनकॉन्स्टिट्यूशनल इन्वेंशन को कांग्रेस पार्टी ने शुरू कर रहा है। मैंने महाराष्ट्र के जनता से, महाराष्ट्र की युवा से मैं खास रिक्वेस्ट करता हूं, ये कांग्रेस पार्टी इज इंजूरियस टू द इकोनॉमिक हेल्थ एंड द सोशल हेल्थ ऑफ आवर स्टेट एंड द कंट्री। जैसे सिगरेट के पैकेट के ऊपर एक स्टैट्यूटरी वार्निंग होता है ना कि कंजम्पशन ऑफ टोबैको प्रोडक्ट्स इज इंजूरियस टू योर हेल्थ, ऐसे ही कांग्रेस पार्टी के ऊपर भी हमें ये छापना जरूरी है। वोटिंग फॉर द कांग्रेस पार्टी इज इंजूरियस टू द सोशल एंड द इकोनॉमिक हेल्थ ऑफ द कंट्री। ये सच्चाई है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आदित्य ठाकरे ने आरोप लगाया, आपके हिंदुत्व पर आदित्य आरोप लगा रहे हैं, राज्यसभा हिंदुत्व वो झूठा हिंदुत्व ऐसा बोल रहे हैं। स्वाभाविक है, आदित्य ठाकरे जी ने बीजेपी के हिंदुत्व को वो नहीं मान सकते, क्योंकि आजकल आदित्य ठाकरे जी ने ओवैसी से हिंदुत्व सीख रहा है, तो स्वाभाविक है। और मैं आज एक विषय आपको बताना चाहता हूं। हर पार्टी को पता है कि वक्फ एक्ट 1995 में किस प्रकार के अनब्रिडल्ड यूनिलैटरल पावर्स वक्फ बोर्ड को दिया गया है। सब जानते हैं इसका प्रॉब्लम क्या है और इसका परिणाम क्या होगा समाज में। आप मुझे बताइए, देश में क्या एक ऑर्गेनाइजेशन है क्या जिसके पास किसी जमीन के ऊपर क्लेम कर सकते हैं कि वो अपना है, वो ही इंक्वायरी कर सकते हैं, वही सर्वे करा सकते हैं और उनके सर्वे के रिपोर्ट को गेजेट पे नोटिफिकेशन करा सकते हैं। अगर उस गेजेट नोटिफिकेशन को आप चैलेंज करना है तो आप सिविल कोर्ट को नहीं जा सकते, आप उन्हीं के कोर्ट के सामने आना है।
show me one other organization in the country that has the power of the judge, jury, executioner all in one. ये सब जानते हैं कि इसमें प्रॉब्लम है, पर मैं आज बहुत गंभीरता से बोल रहा हूं। जब मोदी जी ने और मोदी सरकार ने ये वक्फ एक्ट को अमेंड करने के लिए नई कानून लेकर आए हैं और इसका स्टडी के लिए जेपीसी का रचन हो चुका है, जेपीसी में वक्फ अमेंडमेंट को जितना विरोध ओवैसी ने कर रहे हैं उससे ज्यादा विरोध जेपीसी में शिवसेना के अरविंद सावंत ने कर रहा है। दिस इज द रियलिटी ऑफ आदित्य ठाकरे एंड उद्धव ठाकरे फेक शिवसेना। जनता जानना जरूरी है इसको। सर, कर्नाटका में सरकार के पास बेंगलोर में रास्ते के गड्ढे फिलअप करने के लिए भी पैसा नहीं है। वो महाराष्ट्र के मंत्रियों को कैसे ले जाएंगे? उनके पास उसको भी पैसा नहीं है। शायद जो पैसा लूट लिया है इन लोगों ने, कांग्रेस पार्टी ने और मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और उनके पूरे टीम ने, शायद उस पैसा से ये लोग लेकर जाएंगे इन लोगों को, क्योंकि सरकार के पास तो, सरकार में तो कुछ बचा ही नहीं है। पर मैं आप सबसे आग्रह करना चाहता हूं, आप लोग स्वयं जाइए कर्नाटका में, आम जनता से बात कीजिए, महिला से पूछिए कितने लोगों को गृहलक्ष्मी योजना में 2000 रुपए मिल रहा है। जब मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री जी सार्वजनिक कार्यक्रम में जा रहे हैं, रास्ते रास्ते पे प्रदर्शन हो रहा है महिलाओं का, और हर कार्यक्रम में एक नए नए रीजंस ये देते हैं कि आपको नहीं अगले महीने से मिलेगा क्योंकि इस महीने कुछ सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम था, आपको 2 महीने के बाद मिलेगा क्योंकि सॉफ्टवेयर अपडेशन हो रहा है। यह महिला की स्थिति है। और मैं आपसे चैलेंज करता हूं, और कर्नाटक के मुख्यमंत्री जी से, उप मुख्यमंत्री जी से मैं चैलेंज करता हूं, आप मुझे हर डिस्ट्रिक्ट में आप 100 युवाओं को आप दिखाइए, 100 युवा को, नॉट 101, ओनली 100 आप युवाओं को दिखाइए जिसको युवा निधि से पैसा मिला है। They will not be able to find 10 young people in any district of Karnataka who is a beneficiary of the युवा निधि स्कीम। देखिए, कल माननीय नितिन गडकरी जी का हेलीकॉप्टर का जांच हुआ है, और ये ऑपोजिशन वाले, वो माननीय उद्धव ठाकरे जी हो सकता है, राहुल गांधी हो सकता है, वो अपने आप को कानून के ऊपर मानते हैं और सब प्रोसेसेस के ऊपर मानते हैं। आपको याद होगा जब कोर्ट ने राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को नेशनल हेराल्ड केस पे समन्स दिए थे, पूरे कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली के गली गली में प्रदर्शन किए थे, रोड ब्लॉक किए थे, क्योंकि वो सोचते कि कोर्ट के ऊपर, कानून के ऊपर, संविधान के ऊपर ये लोग हैं। पर मोदी जी, अमित शाह जी, जब उनके ऊपर राजनीतिक षड्यंत्र के एक इस पे कोर्ट केसेस हुए थे, एज अ कॉमन सिटीजन ये सब लोग गए थे हर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के सामने, 5-5, 6-6 घंटे बैठकर कोऑपरेट किए थे, क्योंकि हम मानते हैं कि हम कानून के ऊपर, प्रोसेसेस के ऊपर, इंस्टीट्यूशंस के ऊपर नहीं है। पर ये लोग सब डायनेस्ट्स हैं, ये सब पारिवारिक पार्टीज हैं, ये सब सोचते हैं कि अपना परिवार, अपना खानदान कानून से, संविधान से ऊपर है। जनता ठीक सबक सिखाएंगे इन लोगों को।